न्यूज नाइट के प्रायोजक हैं वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मोदी सरकार 2.0 अपने एक और ऐतिहासिक बिल के लिए भविष्य में याद की जाएगी। सड़क हादसों में होने वाली मौतों को कम करने और सड़क नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ कड़े जुर्माने के प्रावधान वाला मोटर व्हीकल संशोधन बिल इस समय राज्यसभा में, जिस पर चर्चा चल रही है, लोकसभा में पास हो चुका है। सड़कों पर अब संभल कर गाड़ी चलाएं, क्योंकि ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करना आपको पहले से कहीं ज्यादा महंगा पड़ेगा इस बिल के पास होने के बाद। सड़क दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोगों में अब सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदार, सलाहकार समेत निर्माता कंपनी भी अब घेरे में होगी, जो नए प्रावधान संशोधन किए गए हैं इस बिल में। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के उस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें 2020 तक सड़क हादसों में होने वाली मृत्यु दर को आधा करने का वचन है। ऐसे में इस लक्ष्य को इतने कम समय में हासिल करने की दिशा में ये बिल काफी कारगर साबित होगा। आने वाले समय में कैसे और कितना प्रभावी होगा नया मोटर व्हीकल बिल, इस पर करेंगे आज हम न्यूज नाइट में चर्चा। देश विदेश, खेल जगत की और भी खबरें होंगी अगले 1 घंटे में, लेकिन आइए सबसे पहले शुरुआत करेंगे 8 बजे की सुर्खियों के साथ। राज्यसभा में मोटर यान संशोधन विधेयक पर चर्चा जारी। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के इरादे से लाए गए विधेयक में परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बड़े उपाय, सड़क सुरक्षा के लिए नियम तोड़ने पर काफी सख्त जुर्माने के प्रावधान। परिवहन मंत्री ने राज्य सरकारों के अधिकारों में कटौती होने की आशंकाओं को किया खारिज। तय समय में नदी जल विवादों को निपटाने के लिए लाया गया अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन बिल लोकसभा में पारित। सार्वजनिक संपत्तियों से अवैध कब्जों को हटाने के लिए लाया गया विधेयक भी लोकसभा से मंजूर। राज्यसभा में हुई कैंसर और स्वच्छ गंगा पर चर्चा। जम्मू कश्मीर में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में मिलेगा 10% आरक्षण। कैबिनेट ने दी मंजूरी। चिट फंड स्कीमों को विनियमित करने के मकसद से विधेयक को भी मंजूरी। फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों के लिए पोषण आधारित सब्सिडी भी मंजूर। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या में 10% का होगा इजाफा। पीएम मोदी ने की प्रगति की 30वीं बैठक की अध्यक्षता। 2022 तक सभी के लिए आवास की प्रतिबद्धता दोहराई। आयुष्मान भारत और सुगम भारत अभियान जैसी प्रमुख योजनाओं की प्रगति की समीक्षा। राज्यों से मॉनसून के दौरान जल संरक्षण पर अधिकतम ध्यान देने की अपील। संसद से 3 तलाक विरोधी विधेयक पास होने के बाद देश की मुस्लिम महिलाओं में जश्न का माहौल। मुस्लिम महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा शुक्रिया। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, सरकार ने वोट बैंक की नहीं बल्कि नारी न्याय के लिए किया काम। उन्नाव रेप मामले में विधायक कुलदीप सेंगर और उनके 10 सहयोगियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज। सीबीआई ने शुरू की सड़क हादसे की जांच। सुप्रीम कोर्ट ने धमकी का आरोप लगाने वाला पत्र सही समय पर न मिलने पर सेक्रेटरी जनरल से मांगी रिपोर्ट। गाम्बिया पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत में लिया हिस्सा। दोनों देशों में इंटरनेशनल सोलर अलायंस, मेडिसिन और होम्योपैथी के क्षेत्र में समझौता पत्र पर हस्ताक्षर। थाईलैंड ओपन के पहले दिन भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। साइना नेहवाल ने जीत के साथ ही की शुरुआत। वहीं किदाम्बी श्रीकांत, एच.एस. प्रणॉय और पी कश्यप भी पहुंचे दूसरे दौर में। जम्मू कश्मीर में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में मिलेगा 10% आरक्षण। कैबिनेट ने आज इसे मंजूरी दी है। वहीं चिट फंड स्कीमों को विनिमय करने के मकसद से भी विधेयक को भी मंजूरी मिल गई है। अब जम्मू एवं कश्मीर में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10% का आरक्षण मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित विधेयक को मंजूरी मिली। आर्थिक रूप से पिछड़े वे लोग इस आरक्षण का लाभ ले सकेंगे जिनकी सालाना कमाई 8 लाख रुपए से कम है। देश भर में पहले ही सरकार ने 10% आरक्षण को लागू किया हुआ है। सामाजिक न्याय की जो बड़ी पहल की थी पिछले साल ही,
कि आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण नौकरी में और शिक्षा में मिलेगा। यही अब जम्मू कश्मीर को भी लागू करने का निर्णय किया है। जम्मू एवं कश्मीर के नागरिकों ने कैबिनेट के इस फैसले को लेकर खुशी जाहिर की है। गरीब लोगों को 10% रिजर्वेशन दी जा रही है, जो इकोनॉमिकली वीक है, उसमें तमाम वो लोग आते हैं जो किसी न किसी तरीके से अपने इकोनॉमिकली स्ट्रांग ना होने की वजह से उनको नुकसान झेलना पड़ता था। बच्चे तालीम हासिल करते हैं, उनको एजुकेशन में 10% रिजर्वेशन मिलेगी। नौकरियों में भी कहीं ना कहीं हमारे जो गरीब लोग, पिछड़े लोग, जिनको कोई नहीं देखता था, उनको कहीं ना कहीं इस बिल का जो है वो फायदा होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल से किसानों को भी एक बड़ी सौगात मिली है। कैबिनेट ने फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों के लिए पोषण आधारित सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। इसके जरिए किसानों को सस्ते दामों पर पोटाश और फास्फोरस जैसे उर्वरक मिल सकेंगे। केंद्र इसके लिए इस साल करीब 23,000 करोड़ रुपए खर्च करेगा। सल्फर में जो पहले सब्सिडी 277 रुपए होती थी 100 किलो में, वो अब 350 तक बढ़ाई है। तो सल्फर की खाद की बढ़ाई है। नाइट्रोजन की 1800 है, पोटैश फास्फोरस की 1500 है 100 किलो में, और ये जो पोटैश है उसका लगभग 1100 रुपए है। ये सब मिलके 22,875 करोड़ इतनी ये सब्सिडी किसानों के लिए दी जाएगी। चिट फंड स्कीमों को विनियमित करने के मकसद से एक अहम विधेयक को भी कैबिनेट ने मंजूर किया है। खासतौर से चिट फंड योजनाओं में निवेश करने वाले लोगों के हितों की रक्षा इस विधेयक के जरिए हो सकेगी। लोगों को बचत का रास्ता भी एक खुले, लेकिन साथ ही साथ उनका शोषण ना हो, और राज्यों को भी इसमें ज्यादा अधिकार दिए हैं। तो एक तरह से चिटफंड को एक रेगुलेटेड, अच्छा रेगुलेटेड व्यवसाय में परिवर्तित करने का आज निर्णय लिया। न्यायिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के मकसद से कैबिनेट ने उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या 30 से बढ़ाकर 33 करने के एक प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके साथ ही मॉस्को में एक इसरो तकनीक संपर्क इकाई की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली है। सुधाकर दास, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल की आज पहली प्रगति समीक्षा बैठक हुई। प्रधानमंत्री ने इस बैठक में विभिन्न विभागों में चल रहे कार्यों का जायजा लिया। इस बैठक में कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी से जुड़ी शिकायतों के समाधान की प्रगति की समीक्षा ली। उन्होंने केंद्र सरकार की इस प्रतिज्ञा को दोहराया कि कोई भी परिवार 2022 तक बेघर नहीं रहेगा, और अधिकारियों से कहा कि वे इस उद्देश्य को हासिल करने की दिशा में मेहनत से कार्य करें और रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को खत्म करें। प्रधानमंत्री ने वित्तीय सेवाओं के विभाग से जुड़ी जन शिकायतों के समाधान की भी समीक्षा की। पीएम ने आयुष्मान भारत, सुगम्य भारत अभियान की भी समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से जल संरक्षण की दिशा में और अधिक काम करने पर जोर दिया। और आज का दिन संसद में किस तरह का रहा, दोनों सदनों में क्या रहे वो विधायी कार्य जिन पर आज आगे बढ़ा संसद, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। तय समय में नदी जल विवादों को निपटाने की दिशा में अहम अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन बिल को चर्चा के बाद लोकसभा से पारित कर दिया गया। इस बिल में सभी अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के निपटारे के लिए एकल स्थायी ट्रिब्यूनल बनाने का प्रस्ताव है। इस विधेयक को अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के न्यायिक निर्णय को सरल और कारगर बनाने के लिए लाया गया है। इससे अलग अलग राज्यों के नदी जल विवाद के लिए अलग अलग ट्रिब्यूनल बनाने की व्यवस्था को खत्म किया जा सकेगा और एक ही समेकित और अस्थायी ट्रिब्यूनल के जरिए सभी संबद्ध पक्षों के मध्य सुलह की कोशिश होगी। इस अस्थायी ट्रिब्यूनल में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और अधिकतम 6 सदस्य शामिल होंगे। ऐसे ट्रिब्यूनल्स जो आज काम कर रहे हैं, इस कानून के पारित होने के बाद में ऐसे सारे ट्रिब्यूनल्स जो हैं उस एक स्थायी ट्रिब्यूनल में मर्ज हो जाएंगे, और वो सारे ट्रिब्यूनल समाप्त होकर के एक ट्रिब्यूनल जो है उसकी व्यवस्था इस देश में रहेगी, जो स्थायी रूप से इस दिशा में काम करेगा। हमने इसके उपबंध करते हुए ऐसा प्रस्तावित किया है कि इन ट्रिब्यूनल्स में
जो विवाद लाए जाएंगे, नया विवाद आने की स्थिति में हमने एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी की प्रस्तावना इसमें की है। उधर राज्यसभा में कैंसर की समस्या को लेकर अल्पकालिक चर्चा हुई। चर्चा के दौरान कैंसर के मामले को लेकर सदस्यों ने चिंता जाहिर की। कैंसर पर हुई अल्पकालिक चर्चा का जवाब केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने दिया। अमृत नाम की स्कीम है जिसका जो फुल फॉर्म है अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट्स फॉर ट्रीटमेंट, जिसमें कि लगभग 50% तक जो है दवाई और इम्प्लांट्स जो है वो सब्सिडाइज होते हैं। ऐसे लगभग देश भर में 164 अमृत की फार्मेसीज बनाई गई हैं और इसमें जो कैंसर के मरीजों को भी बड़े पैमाने पर लाभ हो रहा है। जस्ट जानकारी के लिए पिछले समय में 142.30 लाख पेशेंट्स को इनसे लाभ हुआ और जो दवाई की कॉस्ट 1416.43 करोड़ थी उसको 679.47 करोड़ पे बेचा गया, यानी कि मरीजों को सीधा सीधा इससे ये लाभ हुआ। राज्यसभा में स्वच्छ गंगा पर भी अल्पकालिक चर्चा की गई, जिसमें गंगा को अविरल और स्वच्छ बनाने को लेकर सांसदों ने अपनी अपनी राय दी। इस सत्र में जो 10 अध्यादेश लाए गए थे उनके बदले विधेयक दोनों सदनों से पारित कराया जा चुका है। सरकार की कोशिश है कि बजट सत्र के बढ़े हुए दिनों का भरपूर उपयोग विधायी कामकाज को निपटाने में किया जाए। अनुज यादव, शैलेंद्र मिश्र और ऋषि कुमार के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। भारत में हर साल करीब 1.5 लाख लोगों की सड़क हादसों में मौत हो जाती है। ट्रैफिक नियमों के बावजूद ज्यादातर लोग इनका पालन नहीं करते। नए संशोधित बिल जिस पर इस समय राज्यसभा में चर्चा चल रही है, उसमें ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का प्रावधान है। सड़क हादसों के शिकार को मिलने वाले मुआवजे में बढ़ोतरी की गई है, तो वहीं इन हादसों के लिए जिम्मेदार लोगों पर ज्यादा पेनल्टी का प्रावधान भी किया गया है। तय नियमों का उल्लंघन अब काफी महंगा होगा। विधेयक में किए गए प्रावधान 18 राज्यों के परिवहन मंत्रियों की सिफारिशों पर आधारित हैं। बिल इस समय राज्यसभा में पारित होने की प्रक्रिया में है। देश में लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए संसद में बुधवार को एक अहम विधेयक पर चर्चा हुई। राज्यसभा ने मोटरयान संशोधन विधेयक 2019 पर चर्चा की। लोकसभा पहले ही इसे मंजूर कर चुकी है। विधेयक में परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने और सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में काफी सख्त प्रावधान रखे गए हैं। उच्च सदन में विधेयक को पेश करते हुए सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने स्पष्ट किया कि सरकार का मोटरयान संशोधन विधेयक के माध्यम से राज्यों के अधिकार में दखल देने का कोई इरादा नहीं है। केंद्र की कोशिश राज्यों के साथ सहयोग करने, परिवहन व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव लाने और दुर्घटनाओं को कम करने की है। खराब सड़क करना, इस पर भी हमने उसके ऊपर कार्रवाई का ये किया है। बहुत सी बातें छोटी छोटी है जो इस क्षेत्र को ट्रांसफॉर्म करने वाली है। मैं सदन को अनुरोध करूंगा कि बहुत दिनों से 1 साल इसमें पेंडिंग हो गया, काफी लोग मर रहे हैं। लोगों की जान बचाने के लिए जो तमिलनाडु में जिस प्रकार का काम किया वैसा देश में करके आप सबके सहयोग से ये 1.5 लाख मौतें या कम से कम 50% कम हो, इसके लिए यह कानून अगर ठीक प्रकार से आया तो इम्प्लीमेंट करने में आसानी होगी। बिल पर चर्चा के दौरान तमाम दलों के सदस्यों ने विधेयक पर अपनी बात रखी। और आज ये मोटर व्हीकल एक्ट है जो 1988 के बाद जिस तरीके का आमूलचूल परिवर्तन इस कानून के तहत हम प्रस्तावित कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि पूरा देश इसकी प्रतीक्षा कर रहा था। मिनिस्टर इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट द रोड सेफ्टी एंड द करप्शन इन आरटीओ, राइट? अग्रीड. My point is on road safety you have brought only 5 amendments, 5 clauses out of 93 clauses. 88 clauses refer to other issues on the transport sector. Is it enough to bring down the casualties and the accidents? The increasing compensation for road accidents and increasing allocation in terms of death and grievous injury, that has been improved. That's a welcome sign. In terms of compulsory insurance, the motor vehicle accident fund that is being talked about, we hope that will come through, that will help. The good Samaritans being identified and not being victimized, that's another feature of this bill. It's a positive step. इस विधेयक में सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में काफी सख्त प्रावधान रखे गए हैं। किशोर नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना, बिना लाइसेंस, खतरनाक ढंग से वाहन चलाना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, निर्धारित सीमा से तेज गाड़ी चलाना जैसे नियमों के उल्लंघन पर कड़े जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
इस विधेयक में केंद्र सरकार के लिए मोटर वाहन दुर्घटना कोष के गठन की बात कही गई है, जो भारत में सड़क का उपयोग करने वालों को अनिवार्य बीमा कवर प्रदान करेगा। विधेयक में किए गए प्रावधान 18 राज्यों के परिवहन मंत्रियों की सिफारिशों पर आधारित हैं। इन सिफारिशों की संसद की स्थायी समिति ने भी जांच परख की है। ड्राइविंग लाइसेंस में रिफॉर्म है, ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस की सुविधा है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का उपयोग किया जाएगा, नेशनल रजिस्टर से स्थानांतरण आसान और फर्जी लाइसेंसेस बंद हो जाएंगे, टेस्ट की गुणवत्ता में बढ़ाई जाएगी, कंप्यूटर और कैमरों के द्वारा लाइसेंस की टेस्ट होगी, आरटीओ दफ्तर का भ्रष्टाचार कम करने के लिए कई कदम उसमें उठाए गए हैं। ट्रांसपोर्ट लाइसेंस में 3 की जगह 5 साल के लिए वैध किया जाएगा। ड्राइवर की कमी दूर करने के लिए और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग स्कूल, लाइसेंस राज्य में कहीं भी ले सकते हैं। दरअसल भारत में पिछले कुछ सालों में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले लोगों की संख्या में खासा इजाफा हुआ है। ज्यादातर मामले सड़क नियमों का उल्लंघन करने और लापरवाही से जुड़े होते हैं। दोनों सदनों से पास होने के बाद उम्मीद है कि ये विधेयक सड़क हादसों को रोकने में कारगर साबित होगा। पार्लियामेंट टीम के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। और जैसा कि हमने आपको बताया कि राज्यसभा में इस बिल पर इस समय भी चर्चा जारी है। आइए सीधे रुख करेंगे राज्यसभा का और देखते हैं इस समय चर्चा यहाँ पर। Please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 42 is adopted. Clauses 43 to 46 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 43 to 46 are adopted. Clause 47 stands part of the bill. There is one amendment, number 35 by Sri Manish Gupta. Are you moving, Sri Manish? I am moving the amendment. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put clause 47 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 47 is adopted. Clause 48. Will please say aye. Clause 48 stands part of the bill. तो आपने देखा कि राज्यसभा में इस समय बिल अपने पास होने की प्रक्रिया से गुजर रहा है। तमाम संशोधनों को और क्लॉजेस को लेकर इस समय उस पे वोटिंग तो रही, लेकिन बातचीत इस समय चल रही है और इसके बाद यहां से शुरू होगा इसका सफर इसके पास होने का। लेकिन एक बात और हम बताना चाहेंगे कि 1988 का जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें काफी तब्दीलियां की गई हैं और जिस संख्या में संशोधन किए गए हैं इस नए बिल में, इसको एक तरह से कहा जा रहा है कि ये पूरी तरीके से मोटर व्हीकल एक्ट के लिए एक नया बिल होगा। कई बड़े प्रावधान किए गए हैं। आइए एक नजर डालते हैं वो कौन से सख्त प्रावधान की तरह से देखे जा रहे हैं इन्हें, जो अभी तक सड़क नियमों का उल्लंघन जो करते थे उनको और रोकने के लिए किए गए हैं। इनमें जो प्रावधान किए गए उसमें तमाम अपराधों में जुर्माने में भारी इजाफा किया गया है। जितने भी अभी तक तमाम वो जो उल्लंघन थे उनको लेकर इजाफा ज्यादा किया गया। नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर पहली बार सख्त जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते वक्त पकड़ा जाता है तो उसके अभिभावक या गाड़ी के मालिक दोषी होगा। ये एक बड़ा बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कई ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं जिसमें नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पाए गए हैं। इसके लिए 25,000 रुपए के जुर्माने के साथ साथ 3 साल के जेल का प्रावधान भी किया गया है। साथ ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द होगा। तो ये कुछ कड़े प्रावधान किए गए हैं जहां पर नाबालिगों को अभिभावक अपनी गाड़ियां दे देते हैं तो अब उसकी भरपाई अभिभावक करेंगे। ओवरलोडिंग के लिए 20,000 न्यूनतम जुर्माने के साथ साथ 2,000 रुपए प्रति टन अतिरिक्त पैसे का प्रावधान किया गया है। ये भी सड़कों पर देखा गया है कि ओवरलोडेड जो जितने तमाम वाहन जो चलते हैं उसको लेकर सख्ती की गई है। सड़क हादसे में मारे गए लोगों को मिलने वाले मुआवजे में भी बढ़ोतरी की गई है। जहां एक तरफ सख्ती की गई है वहीं दूसरी तरफ उस मुआवजे में भी बढ़ोतरी की है। सड़क हादसा मुआवजा अधिकतम 5 लाख रुपए, जबकि गंभीर रूप से घायल होने पर 2.5 लाख रुपए मुआवजा तय किया गया है।
अब लाइसेंस लेने या गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर अनिवार्य किया गया है। इसके पीछे भी परिवहन मंत्री का कहना है कि भ्रष्टाचार और पारदर्शिता लाने के लिए इस प्रावधान को रखा गया है। अब लाइसेंस की वैधता खत्म होने के बाद 1 साल तक लाइसेंस का नवीनीकरण कराया जा सकेगा। पहले ये होता था कि इसे 1 महीने तक का था, अब उसे 1 साल का समय दे दिया है। अभी तक ये समय सीमा सिर्फ 1 महीने तक की थी, यानी कि तमाम वाहन चालकों को ये सुविधा भी दी गई है इसमें। वहीं दूसरी तरफ सड़क के गलत डिजाइन या उसके निर्माण और उसके रखरखाव की कमी के चलते दुर्घटना होने पर ठेकेदार, कंसल्टेंट और सिविक एजेंसी जिम्मेदार होगी। यानी कि सड़क हादसों के कारणों पे काम करते हुए अब कारण के दायरे में और बहुत सारे वो लोग आएंगे जो उस सड़क निर्माण के लिए भी जिम्मेदार हैं। अब क्योंकि कई जगह पे ब्लैक स्पॉट्स चिन्हित किए गए हैं, जिसको लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। ऐसी दुर्घटनाओं के एवज में मुआवजे के दावे का निपटारा 6 महीने के भीतर करना अनिवार्य होगा। अब ये समय सीमा तय कर दी गई है, जो पहले नहीं थी। गाड़ी के कलपुर्जे की गुणवत्ता के चलते गाड़ी की दुर्घटना होती है तो सरकार के पास उन सभी गाड़ियों को बाजार से वापस लेने का अब अधिकार होगा। यानी कि जिम्मेदारी, जवाबदेही कई पक्षों पर तय की गई है। जहां एक तरफ सड़कों के रखरखाव की बात की गई है, वहीं तमाम उन गाड़ियों के कलपुर्जे और उनका निर्माण किस तरह से, उसकी गुणवत्ता पर एक नजर रखी जाएगी। ऐसे मामलों में निर्माता कंपनी पर अधिकतम 100 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा। यानी कि सरकार ने पूरी तरीके से ये पुख्ता किया है कि सड़क हादसों में बड़ी संख्या में जो भारत में मौत हो रही है लगातार, उसमें किस तरह से कमी लाई जाए। एक नजर डालते हैं कि जो कड़े प्रावधान किए गए हैं उसमें जो जुर्म है वो किन किन चीजों पे है। शराब पीकर गाड़ी चलाने में पहले 2000 का सिर्फ एक तरह से फाइन पेनल्टी जुर्माना लगता था, जो अब लगेगा 10,000 रुपए का। वहीं बिना हेलमेट गाड़ी चलाने में पहले 100 रुपए का जुर्माना लगता था और अब 1,000 रुपए का जुर्माना और 3 महीने के लिए लाइसेंस आप अपना इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। यानी कि अगर आप पीते हुए या हेलमेट नहीं लगा के आप पाए गए तो फिर आपको सिर्फ जुर्माना देने से नहीं होगा, बल्कि आप सड़क पर अगले 3 महीने तक चल भी नहीं पाएंगे। वहीं रैश ड्राइविंग के लिए पहले जुर्माना था 1,000 रुपए, अब उसे बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दिया गया है। बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर पहले 500 रुपए की पेनल्टी जुर्माना था, जो अब 5,000 रुपए कर दिया गया है। तेज गति से गाड़ी चलाने पर पहले 500 रुपए का जुर्माना था, जो अब 5,000 रुपए हो गया है। यानी कि ये तमाम जो एक तरह से फाइन लगाए गए थे पहले, इनका या तो पुख्ता असर उस तरह का सरकार को सड़कों पर नहीं दिखाई दे रहा था, जिसके बाद इतनी सख्ती की गई है। सीट बेल्ट नहीं लगाना, ये एक तरह से बहुत बड़ा कारण भी रहा है, बहुत बड़ी सुरक्षा भी है। जो लोग गाड़ी चलाते हैं उनके लिए उसमें पहले फाइन हुआ करता था 100 रुपए का, जो अब होगा 1,000 रुपए का। इसलिए अब आप गाड़ी चलाते समय इसे हल्के में मत लीजिए कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है। मोबाइल फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाना पहले 1,000 रुपए था, अब 5,000 रुपए का जुर्माना कर दिया गया है। और कई ऐसे एक्सीडेंट देखे गए हैं जिसमें वाहन चालक मोबाइल पे बात करते हुए पाए गए हैं, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं हुई हैं। किसी आपातकालीन गाड़ी को रास्ता नहीं देना, उस पर पहले जुर्माना नहीं था, जो अब 10,000 रुपए का जुर्माना होगा। यानी कि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, इन तमाम अगर इन गाड़ियों को आप रास्ता नहीं देते हैं तो इसके लिए भी आपको जुर्माना देना पड़ेगा। और देश में सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण क्या रहे हैं, क्योंकि इस पूरे बिल को तैयार करते समय उन कारणों पर विशेष ध्यान दिया गया है। उसमें गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग, जैसा कि हमने बताया कि इसीलिए उस पर जो जुर्माना था उसको भी बढ़ा दिया गया है। शराब पीकर नशे में गाड़ी चलाना, ये वो कारण है जो सबसे ज्यादा पाए गए हैं जिनमें सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। शराब पीकर नशे में गाड़ी चलाना और मोबाइल पर बात करना, 2 ये बड़े कारण पाए गए हैं जिनकी वजह से सड़क दुर्घटनाएं होती रही हैं। लाल बत्ती को पार करना, ये भी एक कारण रहा है। नियमों का उल्लंघन करने को लेकर जो सख्ती की गई है उनमें से ये एक कारण है। लाल बत्ती को पार करना, ओवरटेकिंग को लेकर भी जुर्माना किया गया है। ओवरटेकिंग करते हुए जो वाहन पाए जाएंगे उन पर भी सख्ती से कार्रवाई होगी। तेज गति से गाड़ी चलाना, ये एक बहुत बड़ा कारण रहा है जो तमाम सड़क दुर्घटनाएं होती रही हैं देश में। सड़क की खराब हालत, ये भी एक बड़ा कारण देखा गया है, सड़क की खराब हालत। और इसी वजह से
जहां सड़क दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोगों को और कारणों पे ध्यान दिया जाएगा, उसमें ये भी एक कारण है कि उसकी बनावट, उसके निर्माण में क्या कमी रही है कि सड़क दुर्घटनाएं उस इलाके में हो रही हैं। पिछले 3 साल में सड़क दुर्घटनाओं में जो मौतें हुई हैं उनके आंकड़े पे भी एक नजर डालते हैं, क्योंकि वही बताती हैं आपको कि क्यों आज की तारीख में हमारे देश में जरूरी है ये संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट। 2015 में 1,46,913 मौतें सड़क दुर्घटनाओं में हुई हैं। 2016 में ये 1,50,785 इसका आंकड़ा हो गया था। तो वहीं 2017 में ये 1,47,926 हो गई। ये आंकड़ा दर साल जो बढ़ता गया है, ये बताता है कि आज की तारीख में एक ऐसे कानून की जरूरत है जो सख्ती लेके आए, जो लोगों की उस सोच को बदले, जहां पे सड़क नियमों का पालन सख्ती से किया जाए और इन दुर्घटनाओं को होने से बचाया जा सके। इस पे विस्तार से बात करेंगे कि आने वाले समय में ये नया मोटर व्हीकल एक्ट संशोधित किस तरह के नए बदलाव लेके आएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद देखेंगे इसी खबर पर और विस्तार से। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। आपका लेटर। सबरे नमस्ते, हम हैं बस जो आपके बच्चे को कर देते हैं बस। याद होगा आपको, अभी तो आपकी मुन्नी के साथ हंस खेल के गए थे। हम फिर से आ रहे हैं उससे मिलने। जल्द मिलते हैं। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते, दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना, दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS और जिंक है ना। अरे भैया, क्या हमेशा के लिए बैंगलोर जा रहे हो क्या? प्लानिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए ना। अब वहाँ किसी चीज की जरूरत होगी तो क्या भोपाल वापस आऊंगा? फिर ठीक है, लेकिन वहाँ अपना आधार अपडेट करना नहीं भूलना। आधार अपडेट? हाँ। पर कैसे करवाऊँ? किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के आधार केंद्र में जाकर आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं और एड्रेस के लिए UIDAI की वेबसाइट पर जाकर खुद बदल सकते हैं। जीवन को आसान बनाने के लिए हम हैं आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। और जैसा कि हमने आपको बताया है कि राज्यसभा में इस समय नए मोटर संशोधित बिल पर चर्चा हो चुकी है और इस समय पास होने की प्रक्रिया से वो गुजर रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में भी 2 मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम विशेष चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे अपने विशेष पर। आज हम चर्चा इसी पे कर रहे हैं कि मोटर यान कानून, सख्त होंगे प्रावधान, मजबूत होगी सुरक्षा। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में 2 मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ YS मलिक साहब हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी हैं रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। मलिक साहब, आपका स्वागत है। हमारे साथ RK धवन साहब हैं, ऑटो एक्सपर्ट हैं। धवन साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मलिक साहब, आप ही के पास आना चाहेंगे। क्या आपको लगता है 1988 का ये जो कानून रहा है, इसको लेकर तब्दीली की बहुत ज्यादा जरूरत रही है? पिछले कुछ समय में सड़क दुर्घटनाएं का आंकड़ा लगातार जिस तरह से बढ़ता गया है, वो बताता है कि नियमों का पालन उतनी सख्ती से नहीं हो रहा था। देखिए, आपने स्वयं ये कहा है कि इसकी बहुत ज़रूरत रही है और आपने इससे पहले कुछ आंकड़े भी दिखाए थे एक्सीडेंट्स के 2015, 16 और 17 जी। 2017 में हमें थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन इसलिए मिली कि जिस रेट पे एक्सीडेंट ग्रोथ हो रही थी उसमें रुकावट आई और कमी हुई, तो थोड़ा सा हमें उम्मीद बंधी कि इस पे काम करते रहना चाहिए। और ये बिल पिछली बार लोकसभा में पास हुआ, उसके बाद राज्यसभा में सिलेक्ट कमेटी की तकरीबन 8-9 मीटिंग्स हुई, उसमें डिफेंड किया गया, लेकिन अब जाके ये सिरे चढ़ने की उम्मीद हुई है जो आज चल रहा है हाउस में। इसके 4 मुख्य बिंदु हैं इस बिल में जी। एक तरफ है रोड सेफ्टी, यानी रूल्स ऑफ द रोड की कंप्लायंस होनी चाहिए जिससे रोड एक्सीडेंट्स और फेटिलिटीज में कमी आए। दूसरा है फैसिलिटेशन टू द स्टेक होल्डर्स, वेदर इट इज व्हीकल ओनर, रजिस्टरिंग एजेंसीज
उनके लिए ईज ऑफ लाइफ हम कैसे करें। तीसरा है इन दिस प्रोसेस करप्शन में कमी की जाए। जी। तीसरा है कि जो व्हीकल्स हैं उनके टेक्निकल डिजाइन संबंधित इश्यूज हैं, जिसके ऊपर अगर उसमें कोई कमी होती है, कोई खामी है, उसको एड्रेस किया जाए। सो ये अलग अलग हिस्से हैं जिनमें ये अमेंडमेंट्स बांटी गई हैं और मुझे उम्मीद है कि अगर ठीक ढंग से इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई तो इसका काफी असर होगा। टूटू साहब, क्या आपको धवन साहब, क्या आपको लगता है कि एक लंबे समय से तमाम जो नियम कानून थे उनको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ तो सख्ती की गई, लेकिन जिस तरह से इस नए बिल में जो प्रावधान है, जुर्माने को जो एक तरह से कई गुना बढ़ा दिया गया है, तो क्या आपको लगता है कि इसकी जरूरत थी इस सख्त कदम के उठाने की? देखिए, सबसे पहले तो मैं वेलकम करता हूं कि हमारा नया मोटर व्हीकल एक्ट आ रहा है, विच इज गोइंग टू बी अ बाइबल फॉर रोड यूजर्स। हालांकि ये तो 25 साल पहले आना चाहिए था, जब ये टेक्नोलॉजी आई थी इंडिया के अंदर, तो तभी इन चीज़ों का प्रावधान हो जाना चाहिए था और साथ साथ में इम्प्लीमेंटेशन। खैर, नेवरदलेस अभी भी हमारे पास काफ़ी टाइम है जो हम अपने आप की अपनी आदतें बदली कर लें और हो सकता है कि हमारी सड़क की डिसिप्लिन कुछ बेटर हो जाए। पर वो जब कह रहे हैं आपके टैक्स पेनल्टीज के लिए, पेनल्टीज तो वो उन लोगों को ज़्यादा तकलीफ देती है, पीपल हु आर लॉ अबाइडिंग। अब जिनको लॉ अबाइडिंग का नाम ही नहीं पता, वो जो सड़कों के ऊपर आप देखिए छोटे छोटे शहरों के अंदर और गली कूचों के अंदर, दे डोंट केयर। अब क्या आप फाइन लगाएंगे, क्या नहीं करेंगे, आई डोंट नो। ऑन टॉप ऑफ दैट, अब आपने पेनल्टीज तो 4 टाइम 10 टाइम्स कर दी, बहुत अच्छी बात है, वो एक डेटरेंट बन जाएगा। बट साथ साथ में इसके करप्शन भी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके पास कोई ऐसी मशीनरी अभी तक नहीं है जो इसको एब्सोल्युटली फेल सेफ सिस्टम कर लें। आपको बिल्कुल भी कहीं एक मौका ना मिले कि कोई इधर से लीकेज हो जाए फंड्स की, या कोई कल्प्रेट पकड़ा गया तो उसको निकल जाए चुंगल में से। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो विच वन हैज़ टू नाउ स्टार्ट लुकिंग एट, और बहुत अच्छी बात है। बहुत खुशी है कि हमारे नया मोटर व्हीकल एक्ट आया है, बट साथ साथ में उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो पूरी सही तरीके से हो जाए, तो दैट इज गोइंग टू बी एक सोने पे सुहागा। ऑन टॉप ऑफ दैट, जो डिसिप्लिन लाने की बात करेंगे, तो मेरा तो यही एक सजेशन भी है और ये प्रिंसिपल है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम केजी ऑनवर्ड्स, किंडरगार्टन ऑनवर्ड्स। आप बच्चों को ये डिसिप्लिन सिखाएंगे, ये फियर ऑफ लॉस उनको आएगा, तो हो सकता है कि वो जब आ जाएंगे रोड यूजिंग के टाइम के, तो दे मे बी एबल टू ब्रिंग इन डिसिप्लिन नेचुरली। जी, धवन साहब, आपने कहा कि इसको तो 25 साल पहले ही आ जाना चाहिए था, इस बिल को। लगातार इसकी कोशिश की गई, हमने देखा कि मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में भी ये कोशिश थी, और आज भी जिस समय राज्यसभा में इस पर बहस चल रही थी, इस पर चर्चा हो रही थी, तब भी बहुत सारे सांसदों का ये कहना था कि इसको कल के लिए मुलतवी कर दिया जाए। और पिछले कार्यकाल में भी लगातार परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का यही अनुरोध होता था सदन में कि संवेदनशीलता को देखते हुए, लगातार सड़क दुर्घटनाओं में जो मौतें हो रही हैं उसकी तरफ ध्यान देते हुए इस बिल को तुरंत लाने की जरूरत है। क्या आपको लगता है, क्रियान्वयन के स्तर पर आपने कहा कि सख्ती की जरूरत होगी, उस चूक पर भी सरकार की हो सकता है नजर होगी कि कैसे उसको करा जाए, लेकिन ट्रांसपेरेंसी को लेकर जो बात आप कह रहे हैं, उसके लिए ऑनलाइन लाइसेंस को किया गया है, आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है, अनिवार्य किया जा रहा है आधार कार्ड। क्या ये सारे कदम आपको नहीं लगता कि उस दिशा में है जहां आपको शंका है थोड़ी सी? नहीं, देखिए, जो हमारी डिजिटाइजेशन जो हो रही है, आई थिंक दैट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टेप, और हम भी वैसे ही इंटरनेशनल स्केल के ऊपर आते जा रहे हैं। अगेन मेरा रिग्रेट यही है कि ये बहुत लेट हमने ये कार्यक्रम शुरू किया, जबकि ये पहले शुरू हो जाना चाहिए था। और ये आप एजुकेशन की बात करें और डिसिप्लिन लाने की बात करें, आपका टेस्ट जो है वो कड़ा हो जाए और आपकी जो पास जो होते हैं लोग, उनकी परसेंटेज अच्छी हो जाए, तो आपके ऑलमोस्ट 80 to 90% सड़क के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकते हैं। ये तो सिर्फ एक इनडिसिप्लिन है, और वी टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड कि मेरे को कोई थोड़ा ना पुलिस वाला देख रहा है,
अब ये जरूरी तो है नहीं कि आपके साथ सिर में एक डंडा लेके कोई पुलिस वाला हर 24 घंटे चले, दैट इज नॉट पॉसिबल। और ट्रैफिक सिग्नल्स पे जो लगातार कैमरे लगाने की जो बात हो रही है और किए भी गए हैं, इस तरह के जो प्रावधान किए गए हैं, क्या मलिक साहब आपको लगता है इस पे निगाह रखने की भी एक पूरी कोशिश की गई है? और दूसरी बात और मलिक साहब, अब सड़क दुर्घटनाओं के कारणों को लेकर कई और कारणों पे भी एक तरह से जुर्माने तय किए गए हैं, जिसमें जो ठेकेदार होगा उस पर भी बात आएगी, गाड़ी के जो पुराने कलपुर्जे हैं, क्या कारण रहा उस एक्सीडेंट का, उस पर भी एक कार्रवाई होगी। क्या आपको लगता है इस दायरे को भी बढ़ाया गया? इसमें कोई शक नहीं कि इस दायरे को बढ़ाया गया और अलग अलग सेगमेंट्स की जिम्मेवारियां तय की गई हैं इस बिल में। लेकिन मैं धवन साहब की बात को लेकर, वो एक चिंता का विषय है कि अगर पेनल्टी 500 रुपये से 5000 रुपये कर दी गई तो आम आदमी का पहला रिएक्शन ये है कि साहब इससे होगा क्या कि करप्शन बढ़ेगी, एनफोर्समेंट एजेंसीज आपको पकड़ेंगी, 500 वाला जुर्माना जो वो कहेगा 1000 रुपये में तय कर, तू ले और मुझे जाने दे। जी। इस चीज़ को अगर इफ़ेक्टिवली कंट्रोल करना है तो राज्य सरकारों को भी और नेशनल हाईवेज पे केंद्र सरकार को अपने इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स के ऊपर ध्यान देना होगा, ताकि आप एविडेंस, इररिफ्यूटेबल एविडेंस बेस्ड पेनल रिजीम लेके आए। दैट इज वन। सेकंड इज, जैसे ओवरलोडिंग का भी किया है, ऐसे अगर आप देखें, हमने मिनिस्ट्री में आई रिटायर्ड इन मार्च, उससे पहले ये देखते हुए कि व्हीकल की कैपेसिटी पूरी यूटिलाइज नहीं हो रही है, रोड की कैपेसिटी पूरी यूटिलाइज नहीं हो रही है, तकरीबन 15 से 20% तक लोडिंग कैपेसिटीज को बढ़ाया गया था, सो दैट दे आर ऑप्टिमली यूटिलाइज। लेकिन उसके बावजूद अगर ओवरलोडिंग है तो वो रोड सेफ्टी के लिए भी एक हैजर्ड है, अपार्ट फ्रॉम डैमेज टू द रोड्स। देयरफॉर उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। जहां तक बात आती है कि अगर सड़क के डिजाइन में खामी है तो कॉन्ट्रैक्टर पर भी जुर्माना होगा। इस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैंने तकरीबन मिनिस्ट्री में रहते हुए और NHAI में रहते हुए हमने देखा तकरीबन 782 ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए। अब ब्लैक स्पॉट की डेफिनेशन इटसेल्फ इज वेरी वेग। कहते हैं जहां पे 4 या 5 एक्सीडेंट हो जाएं उसको हम ब्लैक स्पॉट मानेंगे। अच्छा। जबकि ये कोई डेफिनेशन ब्लैक स्पॉट की नहीं है। ब्लैक स्पॉट वो होगा कि रोड का जो डिजाइन है उसमें क्या आपने कर्वेचर प्रॉपर दिया है, क्या आपने स्पीड कंट्रोल के हिसाब से दिया है। लेकिन बहुत सारे ब्लैक स्पॉट्स सड़क बनने के बाद इमर्ज हुए हैं, ये भी एक तथ्य है कि आपने सड़क बना दी, उसके बाद हमारे यहाँ ये एक इस देश में एक चल रही है, आप सड़क बनाते हैं, अगले दिन से उसके साथ साथ दुकानें बननी शुरू होती हैं, नए नए उसमें सड़कें जुड़ती हैं, नए नए उसमें चौराहे बनते हैं। तो ये चीज, इसका एक डिसिप्लिन लाना होगा इन ऑर्डर टू कंट्रोल दिस पार्ट ऑल्सो। मलिक साहब, 786 ब्लैक स्पॉट्स जो उसमें से तकरीबन 80% को सुधारने का काम चल रहा है, ऐसा आज मंत्री जी ने कहा है। 18 से 35 साल की आयु के लोग सड़क दुर्घटनाओं में उनकी मौत होती है और इसमें 65% मरने वालों की उम्र यही है, 18 से 35 साल। क्या आपको लगता है अब जब ये सख्ती होगी और जिस तरह से धवन साहब को एक शक है कि इम्प्लीमेंटेशन को लेकर सख्ती करने की जरूरत है, आपको क्या लगता है कि इस बिल के आने के बाद किस तरह की जागरूकता फैलाने की भी जरूरत है, साथ ही साथ उसके एहतियात बरतने की भी जरूरत है जिसमें सख्ती से पालन हो सके? देखिए, जो आपने जिस आयु वर्ग का जिक्र किया है वो बहुत ही हमारी कैपिटल है, यूथ कैपिटल है इस कंट्री की। उसमें भी आप देखिए, जब आप आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं कि 34% के करीब जो एक्सीडेंट्स हैं वो टू व्हीलर्स के हैं, और टू व्हीलर्स के जितने एक्सीडेंट्स हैं उसमें से तकरीबन 75% से ज़्यादा इस आयु वर्ग के लोग हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इसीलिए जो यंगस्टर्स जुवेनाइल का जो प्रोविजन डाला गया है कि बच्चे मानते नहीं हैं, 12 साल की उम्र से स्टीयरिंग व्हील पे बैठ के, और उनमें वो मैच्योरिटी नहीं है, जिस स्पीड से गाड़ी लेके निकलते हैं, तो ये पेरेंट्स की जिम्मेवारी है कि वो उनको ना दें।
इसीलिए लाइसेंस सस्पेंड करने का और रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करने का प्रोविजन रखा गया है। अगर आप इसी हिसाब से देखें, आई थिंक हमारे कंट्री में आज तक सबसे आसान है ड्राइविंग लाइसेंस लेना। जबकि अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज में जाते हैं, यूएसए, यूके, डेवलप्ड कंट्रीज में, तो वहां पे जब ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, लाइक ग्रेजुएशन, इट्स एन इवेंट टू बी सेलिब्रेटेड। सही कह रहे हैं। सो इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस केवल उसको मिले जिसको ड्राइविंग का ज्ञान हो और समझ हो। इसीलिए केंद्र सरकार ने एक स्कीम भी चलाई है जिसमें राज्यों के लिए 1 करोड़ रुपए तक का ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स सेटअप करने का उसमें प्रोविजन रखा गया है। 14 करोड़ रुपए के ITDR सेटअप करने के राज्यों में प्रोविजन रखे गए हैं कि जितने ज्यादा अच्छे ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल हों, और उसमें भी कि एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम में आपका यू मेक ए 8 एंड यू टेक दैट टेस्ट व्हेन यू वन ड्राइव्स, इफ वन टचेस द सेंसर्स देन यू आर नॉट गुड इनफ। अगर 3 से ज्यादा आपने सेंसर से टच करके एंड यू आर नॉट एबल टू स्टीयर योर व्हीकल थ्रू, देन यू नीड मोर ट्रेनिंग, यू नीड अ ग्रेटर स्किल। अगर उसके बेसिस के ऊपर ड्राइविंग लाइसेंसेस होंगे तो फर्क पड़ेगा। दूसरा, आपने एनफोर्समेंट का कहा, मैं सिर्फ 2 एग्जांपल दूंगा। पिछले तकरीबन कई महीनों से मैं मुकरबा चौक से लेके सोनीपत तक आई हैव बीन ड्राइविंग ऑन वीकेंड्स एंड गोइंग एंड मीटिंग माय पेरेंट्स। इस मुकरबा चौक से संघू बॉर्डर तक स्पीड लिमिट है 70 की। एक बार मैं भी पकड़ा गया तो उन्होंने कहा कि अपना ड्राइविंग लाइसेंस दो। आई सेड आप मुझे पेनल्टी लगा लीजिए, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस मैंने दे दिया तो मैं आगे कैसे निकलूंगा। बट वो एक मिस्टेक मेरी थी कि मैंने सोचा नेशनल हाईवे है, इस पे स्पीड लिमिट 90 होगी, मेरी 80 के करीब स्पीड थी, जबकि मुकरबा चौक तक वो स्पीड लिमिट 70 है। उसके बाद से 2 साल से मैं जा रहा हूं और वहां पे 3 दिल्ली पुलिस की टीम्स होती हैं इस तकरीबन 10-15 किलोमीटर के एरिया में। नंबर ऑफ चलान्स नाउ हैज ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड। वन नोज के एनफोर्समेंट इज वेरी स्ट्रिक्ट सख्त है यहाँ पर कार्रवाई। तो 65 से 70 के बीच में आमतौर पे व्हीकल चलते हैं। सीट बेल्ट और इस तरह के जो वायलेशंस हैं, चंडीगढ़ हैज अचीव्ड ए वेरी ग्रेट सक्सेस इन टर्म्स ऑफ एनफोर्समेंट। जी हाँ, वहीं तमिलनाडु का भी उदाहरण आज मंत्री जी ने दिया संसद में। उन्होंने कहा कि उस दिशा में सबको बढ़ने की जरूरत है। धवन साहब, बहुत संक्षेप में, बहुत छोटे में, RTO ऑफिसर्स के जो भ्रष्टाचार है उस पर भी नकेल कसी जाएगी इस कानून के बाद से। जी हाँ, वो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इनफैक्ट हमारे मंत्री साहब ने एक बार डिक्लेयर भी किया था कि ये एक मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट है और इसको वो ऑनलाइन करना चाहते हैं। तो ऑनलाइन करने से बहुत सी सहूलत हो जाएंगी। एंड ये जो बीच में मिडिल मैन आते हैं और जो करप्शन लेके आते हैं और साथ साथ आपको लाइसेंसेस मिल जाते हैं अब बगैर ड्राइविंग टेस्ट दिए हुए एंड सो ऑन, ये चीज़ें जब कम हो जाएंगी तो आई एम श्योर डिसिप्लिन सड़क के ऊपर काफी अच्छा हो जाना चाहिए। तो ड्राइविंग लाइसेंस लेना जितना आसान भारत में अभी तक लगता था, अब मान लीजिए कि हो सकता है आज राज्यसभा में जिस तरह से नए मोटर व्हीकल एक्ट पर इस समय चर्चा खत्म हो चुकी है, पास होने की प्रक्रिया चल रही है, उसमें ये पास हो जाता है तो आप मान लें आने वाले समय में आप तमाम लोगों को, जो लोग आज तक सख्ती से नहीं पालन करते रहे हैं सड़क नियमों का, उनके लिए अच्छे दिन नहीं है। अब उन्हें और ध्यान दे के सड़क पर चलना की जरूरत होगी। जिस तरह से हमारे दोनों ही विशेषज्ञों ने भी बताया कि आने वाले समय में इस कानून की बेहद जरूरत थी, सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मौतों को ध्यान में रखते हुए और तमाम उन कारणों को भी ध्यान में रखते हुए जिन कारणों की वजह से ये मौत हो रही है, उस पर अभी तक उस तरह से ध्यान नहीं दिया जा रहा था जो इस बिल में अब तय किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोनों ही मेहमानों का स्टूडियो आने का और विस्तार से चर्चा के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और खबरें। देखते रहिए न्यूज़ 9। श्रावणी मेले में बाबा धाम पधारे श्रद्धालुओं से है वादा, भोलेनाथ के दर्शन में नहीं होगी कोई बाधा। 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर है झारखंड सरकार। यदि आती है कोई परेशानी तो सीधे मुख्यमंत्री को बताएं। ट्विटर हैंडल @दास रघुबर और फेसबुक पेज रघुबर दास पर अपनी समस्या बताएं। हर समस्या का समाधान किया जाएगा। समस्या हल होते ही आपको सूचित भी किया जाएगा। पिछले 2-3 वर्षों से राज्य सरकार ने की जो प्रयास है कि हम अपने श्रद्धालुओं को, कांवरियों को
अच्छी सुविधा दे ताकि किसी तरह की परेशानी हमारे कवारियों को ना हो। फिर भी अगर कहीं चूक शासन प्रशासन से होती है तो आप हमसे सोशल मीडिया में जुड़े, आपकी सारी परेशानियों को तुरंत हल करने का प्रयास हमारी सरकार, हमारा प्रशासन करेगा। पूरी हो शिव भक्तों की हर मनोकामना, यही है भोलेनाथ से प्रार्थना। अरे भैया, क्या हमेशा के लिए बैंगलोर जा रहे हो क्या? प्लानिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए ना। अब वहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो क्या भोपाल वापस आऊँगा? फिर ठीक है, लेकिन वहाँ अपना आधार अपडेट करना नहीं भूलना। आधार अपडेट? हाँ। पर कैसे करवाऊँ? किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के आधार केंद्र में जाकर आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं और एड्रेस के लिए UIDAI की वेबसाइट पर जाकर खुद बदल सकते हैं। जीवन को आसान बनाने के लिए हम हैं आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। जी हाँ, तो आज भी एक ऐतिहासिक दिन है भारत के इतिहास में। आज इस समय राज्यसभा में मोटर व्हीकल संशोधन बिल पास हो गया है। लोकसभा में पहले ही ये पास हो चुका है, राज्यसभा में भी ये बिल पास हो गया है। 108 मत इसके पक्ष में पड़े हैं और 13 मत विपक्ष में। मोटरयान संशोधन विधेयक राज्यसभा से पास हो गया है। विधेयक में सड़क हादसे रोकने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधानों में जो नियम बदले जाएंगे, ट्रैफिक नियमों को जो सख्त किया गया है, जुर्माने जो बढ़ाए गए हैं, 10 गुना ज्यादा कटेगा चालान और बच्चे की गलती पे माता पिता को होगी जेल। सरकार के संशोधन के साथ पास हुआ है बिल। विधेयक के पक्ष में 108 वोट पड़े हैं और विधेयक के विरोध में 13 वोट पड़े हैं। मोटरयान संशोधन विधेयक राज्यसभा से पास हो चुका है। लोकसभा से ये पहले ही पास हो गया है। 1988 के मोटर व्हीकल एक्ट को बदलकर अब ये नया संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट आएगा। इसमें संशोधन जिस संख्या में किए गए हैं उससे ये कहा जाता है कि ये एक तरह से भारत में एक नया मोटर व्हीकल एक्ट के रूप में सामने आएगा। और इस बिल में जो प्रावधान किए गए हैं उनका मुख्य केंद्र रहा है जो लगातार सड़क पर हो रही दुर्घटनाएं और उन दुर्घटनाएं में जिस संख्या में, जिस आंकड़े में मौत हो रही हैं उस पर काबू पाने के लिए इसमें तब्दीलियां की गई हैं। साथ ही साथ पारदर्शिता लाने के लिए और भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए भी इस बिल में कई ऐसे कड़े प्रावधान किए गए हैं। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जहां पहले 2000 का जुर्माना हुआ करता था, अब इसमें इस नए बिल में 10,000 का जुर्माना हुआ करेगा। बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पे जहां आप सिर्फ 100 रुपए देकर इस जुर्म से फारिग हो जाते थे, अब आपको इसके लिए 1000 रुपए देना पड़ेगा। यानी कि सड़क पे चलते हुए अब आपको ध्यान रखना होगा कि आपके पास हेलमेट हो। बिना लाइसेंस ड्राइविंग अभी 500 रुपए का जुर्माना हुआ करता था, अब बिल पास हो गया है। अब इसके बाद से जैसे ही ये राष्ट्रपति के पास से आके कानून का रूप ले लेगा पूरे तरीके से, तो 5000 का जुर्माना लगेगा इस पर। यही नहीं, नाबालिग अगर गाड़ी चलाता हुआ पाया गया और उससे कोई दुर्घटना होती है तो उसका खामियाजा उसके माता पिता को भुगतना होगा। न सिर्फ जुर्माना होगा बल्कि 3 साल की सजा भी इसमें मुहैया कराई गई है। तो एक ऐतिहासिक बिल है भारत के लिए। कहा यह जा रहा है कि इस तरह के बिल को भारत में 25 साल पहले ही आ जाना चाहिए था। आज भी हमने देखा कि जिस तरह से राज्यसभा में जब इस बिल को लेकर चर्चा हो रही थी, मैसेज फ्रॉम लोकसभा। तो आज मोटर व्हीकल एक्ट राज्यसभा से भी पास हो गया, जहां एक तरफ कई कड़े प्रावधान किए गए हैं, जुर्माना बढ़ाया गया है, वहीं हिट एंड रन मामले में अब ज्यादा मुआवजा भी मिलेगा। तो कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो आने वाले समय में सड़क नियमों के पालन पर जोर देगा। साथ ही साथ जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं और उनमें जो हादसे हो रहे हैं, जो मौत हो रही है, उस पर भी काबू पाया जा सकेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 3 तलाक विरोधी विधेयक के संसद से पास होने के बाद से ही मुस्लिम महिलाओं में अपने भविष्य को लेकर एक नई उम्मीद जगी है। आज दिल्ली में बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया।
संसद से 3 तलाक विरोधी विधेयक पास होने के बाद देश की मुस्लिम महिलाओं में जश्न का माहौल है। तमाम महिलाएं और महिला संगठन इसका जमकर स्वागत कर रही हैं। सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं ने दिल्ली में बीजेपी की ओर से आयोजित कार्यक्रमों में 3 तलाक विरोधी विधेयक पारित होना सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि वे सशक्त महसूस कर रही हैं। बहुत अच्छा है ये हम औरतों के लिए कि हमेशा घुट घुट के जीते थे, तो अब कम से कम स्वतंत्र तरीके से जी तो सकते हैं हम। आज वो डरेगा उसको छोड़ते हुए कि अगर मैं कुछ करता हूँ तो मुझे सजा भी है और जुर्माना भी है, तो कहीं ना कहीं उसका डर उसकी जिंदगी को संवार रहा है। तलाक़ों वाला काम मोदी जी ने तो करवा दीजिए, बहुत बड़ी मेहरबानी, बहुत बड़ा उनका एहसान है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत हमें खुशी हुई है, बहुत हमें बच्चों को हमारा चैन सुख से रहेंगी बच्चे। बीजेपी नेता विजय गोयल के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि यह कदम मुस्लिम महिलाओं को सशक्त करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कभी वोट बैंक की राजनीति नहीं की और केवल लोगों की भलाई के लिए काम किया। पूरे देश भर से मोदी जी को बधाई आ रही है, क्योंकि समाज की एक कुरीति दूर कर रहे हैं और विपक्ष की जो नकारा राजनीति थी वो हार गई है और देश में बदलाव की लहर चल रही है। यही आज का मतलब है। इसके अलावा भी देश भर की तमाम महिलाओं ने विधेयक का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे सरकार ने उन्हें लड़ने का अधिकार दिया है। ये बहुत अच्छा हुआ है और हम इससे खुश हैं। एक बार तलाक देने से पहले सोचेगा वो। जो चीज़ इस्लाम में थी ही नहीं, आज उसके खिलाफ मोदी जी कोई रूल लाए हैं, तो हम इसका खुले दिल से स्वागत करते हैं। अब ऐसा कम से कम नहीं हो पाएगा, ये अच्छा है। 3 तलाक की तमाम पीड़ितों ने भी विधेयक का स्वागत करते हुए कहा कि पीड़ित महिलाएं अब कानून का सहारा ले सकती हैं। ये हम मुस्लिम वुमेन के लिए हिस्टोरिक बिल है और इस बिल से हम लोग को डिग्निटी वापस आ गई है, हमें ऑनर मिलेगा। आई थिंक इट्स वन ऑफ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर अस एंड मैं तो सच में, हमारी ईद भी आज है, हमारा इंडिपेंडेंस डे है। गौरतलब है कि राज्यसभा में 3 तलाक विरोधी विधेयक पारित करा मोदी सरकार ने मंगलवार को एक बड़ी सफलता हासिल की थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लाए गए इस कानून के जरिए एक बार में 3 तलाक अब गैर कानूनी हो गया है और अब इस पर 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। उन्नाव रेप पीड़िता के एक्सीडेंट मामले में केस दर्ज करने के बाद सीबीआई एक्शन में आ गई है। सीबीआई की 3 सदस्यों की टीम आज रायबरेली में उस जगह पर जांच करने पहुंची जहां रेप पीड़िता और उनके परिवार का एक्सीडेंट हुआ था। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचे पुलिस अधिकारियों से भी सीबीआई की टीम ने बातचीत की। इस बीच कड़ी सुरक्षा के बीच पीड़िता की चाची का अंतिम संस्कार आज कर दिया गया। उन्नाव रेप पीड़िता और उसके परिवार के साथ दुर्घटना की गूंज सीबीआई के साथ साथ लोकसभा और सुप्रीम कोर्ट में भी देखने को मिली। सीबीआई ने उन्नाव रेप पीड़िता और उसके परिजनों के साथ हुई सड़क दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है। रायबरेली के गुरुबख्शगंज पुलिस स्टेशन के अंदर आने वाले घटनास्थल पर पहुंचकर सीबीआई ने जांच शुरू कर दी। दरअसल सीबीआई ने बीजेपी एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर और 10 अन्य के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने उत्तर प्रदेश पुलिस से केस लेने के बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज की। इस मामले में पीड़िता के चाचा महेश सिंह ने पहले यूपी पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई थी। जो भी हो रहा है वो रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत हो रहा है। सीबीआई जिसको हम लोगों ने केस हैंडओवर किया है, उन्होंने टेकअप कर लिया है और अब ये सीबीआई इसको अपने ढंग से इसकी विवेचना करेगी, जांच करेगी। इस बीच पीड़िता के चाचा को अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार के लिए 1 दिन की जमानत रायबरेली जेल से मिली। 3 सेकंड मेरा पूरा परिवार खा गया, हम रह गए। ऐसी भी खबरें हैं कि इस मामले में संदेह के आधार पर 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़ित परिवार की ओर से सीजीआई को लिखे खत का संज्ञान लिया। ये खत 12 जुलाई को लिखा गया था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सहित इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, यूपी के चीफ सेक्रेटरी, यूपी के डीजीपी सहित कई अधिकारियों को ये खत भेजा गया था। पत्र में आरोपियों पर पीड़ित परिवार को केस वापस लेने के लिए धमकाने के आरोप लगाए गए हैं। कोर्ट कल मामले की सुनवाई करेगा। सीजेआई ने रजिस्ट्रार से भी रिपोर्ट तलब की कि आखिर खत को उनके सामने पेश करने में देरी क्यों हुई। उत्तर प्रदेश सरकार को भी पीड़ित लड़की की हालत को लेकर जवाब देना है। जो एसपी साहब जांच कर रहे हैं इनकी कितने सुरक्षाकर्मी लगे थे नहीं लगे थे, उस संबंध में मैं पूछने आया था कि इन परिस्थितियों में वो लोग नहीं गए थे।
तो ये कुछ बता नहीं पा रहे हैं और उसकी एसपी साहब विस्तृत जांच करके देंगे। जैसे जांच होगी वैसे अवगत कराया जाएगा। वो जितने भी प्रार्थना पत्र दिए हैं वो एसपी साहब को बताया गया है, सभी को निकाल के उसमें क्या कार्रवाई हुई है उसके संबंध में अवगत करा। इस मामले की गूंज लोकसभा में भी सुनाई दी। सरकार से जवाब की मांग करते हुए विपक्षी दलों ने सदन में इस मुद्दे को उठाया और लोकसभा से वॉकआउट किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि ये सदन को तय करना होगा कि राज्यों के विषय यहाँ उठाए जाएं या नहीं। जहाँ सीबीआई की जांच हो रही है, पीड़ितों के ऊपर पीड़ितों के ऊपर धमकाने, उनका डराने की कोशिश जारी है और यहाँ तक पीड़ितों ने खुद जाकर सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश को जाकर ये न्याय मांगने गए हैं। जब बंगाल का विषय उठाया था, जब आपने भी कहा था, सदन ने सबने कहा और सदन की सबकी सहमति बनी कि राज्य के विषयों को हम संसद में नहीं उठाएंगे। ये सबकी सहमति बनी और सदन सबकी सहमति चलता है। अगर आपका मत ये है कि नहीं राज्य के विषय भी उठने चाहिए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। दरअसल रविवार को उस कार को रायबरेली में एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी जिसमें बलात्कार पीड़िता, उसका परिवार और वकील सवार थे। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं पीड़िता और उसका वकील घायल हो गया था। सोमवार को पीड़ित परिवार की शिकायत पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और 9 अन्य के खिलाफ दुर्घटना के पीछे षड्यंत्र का केस दर्ज किया था। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज प्रकाशन विभाग के ई प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की। जिन प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की गई उनमें मोबाइल ऐप, डिजिटल डीपीडी, रोजगार समाचार का ई संस्करण और ई पुस्तक सत्याग्रह गीता शामिल है। इस मौके पर प्रकाश जावड़ेकर ने पढ़ने की आदतों को विकसित करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में किताबों का महत्व भी बताया। एक तरह से वो वाचन की संस्कृति को पुनरुज्जीवित करना चाहते हैं। हर सप्ताह एक बार मिलना और हर बार कोई जिसने अच्छा किताब पढ़ा है वो एक व्यक्ति उस किताब के बारे में बताएगा और बताकर इस तरह के पढ़ने वालों के क्लब्स ये होने की जरूरत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा के दूसरे चरण में गाम्बिया में हैं। गाम्बिया के राष्ट्रपति आदमा बैरो ने बैंजुल हवाई अड्डे पर सैन्य सम्मान के साथ राष्ट्रपति कोविंद का गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद गैम्बियन राष्ट्रपति ने बैंजुल में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्वागत किया। यहां दोनों नेताओं के बीच प्रतिनिधि स्तर की बातचीत भी हुई। बातचीत के बाद भारत और गाम्बिया के बीच इंटरनेशनल सोलर अलायंस, मेडिसिन और होम्योपैथी के क्षेत्र में समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए। भारत गाम्बिया में स्किल विकास और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए $5 लाख की मदद देगा। इस दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि वैश्विक और स्थानीय मुद्दों पर बातचीत हुई है। स्थिरता और विकास के लिए राष्ट्रपति कोविंद ने गाम्बिया के राष्ट्रपति की तारीफ भी की। और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं राज्यों से क्या हैं खास खबरें आज की। कर्नाटक में सिरसी विधानसभा क्षेत्र से 6 बार के विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता विश्वेश्वर हेगड़े कागरे को सर्वसम्मत से कर्नाटक विधानसभा का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। गांधी परिवार के करीबी नेताओं में रहे संजय सिंह और उनकी पत्नी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बुधवार को दोनों ने कार्यकारी भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की। संजय सिंह ने मंगलवार को कांग्रेस और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी को बड़ा झटका लगा है। शरद पवार की पार्टी के करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा नेताओं ने एनसीपी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं में एनसीपी के 3 विधायक, 1 महिला प्रदेश कांग्रेस, 1 महिला प्रदेश अध्यक्ष, 1 पूर्व मंत्री और करीब 1 दर्जन से ज्यादा पार्षद शामिल हैं। पूर्व विदेश मंत्री एसएम कृष्णा के दामाद और कैफे कॉफी डे के मालिक वीजी सिद्धार्थ का शव मिल गया है। सिद्धार्थ सोमवार शाम से लापता थे। करीब 200 लोगों का दल मंगलुरु के पास नेत्रावती नदी में उनकी तलाश कर रहा था।
जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सैनिकों की भारी गोलाबारी में शहीद हुए सेना के जवान शहीद नायक कृष्णलाल का बुधवार को उनके पैतृक गांव में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सपा सांसद आजम खान के विधायक बेटे अब्दुल्ला को रामपुर में मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय में जिला प्रशासन की छापेमारी की कार्रवाई में रुकावट डालने के आरोप में बुधवार को हिरासत में ले लिया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन के एक मामले के सिलसिले में बुधवार को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ की। अधिकारियों ने बताया कि अब्दुल्ला केंद्रीय एजेंसी के समक्ष चंडीगढ़ स्थित कार्यालय में पेश हुए। जम्मू कश्मीर में हो रही लगातार बारिश और भूस्खलन की वजह से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामबन के नजदीक कई जगह भूस्खलन होने से मार्ग बंद हो गया है, जिसके कारण प्रशासन ने जम्मू से बाबा अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं को पहलगाम और बालटाल के लिए रवाना नहीं किया। शिविर यात्री निवास भगवती नगर में 1500 के करीब श्रद्धालु रुके हुए हैं। जम्मू कश्मीर रामबन जिले के रामसऊ क्षेत्र में पंथियाल और मामपासी के बारिश के कारण भूस्खलन और पत्थरों के गिरने की वजह से जम्मू और श्रीनगर के बीच वाहनों का आवागमन रोक दिया गया है। इस बीच एक व्यक्ति मलबे में दब गया। सीआरपीएफ की 72वीं बटालियन के बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड के खोजी कुत्ते अजैक्सी की मदद से इस व्यक्ति को बचा लिया गया। न्यूज़ नाइट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। डीडी न्यूज़ पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।